इवोल्यूशन में आइसोलेशन की प्रक्रिया को देखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि नए स्पीसीज के जन्म में ये आइसोलेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कैसे ये आइसोलेशन रन करता है और क्या क्या इसके मैकेनिज्म है, कितने टाइप से होता है, क्या क्या इसका स्ट्रैटेजी है, उसको हम लोग वन टू करके देखेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे दे रहे हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये होता है अलग करना। आइसोलेशन प्रक्रिया में इसका जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में अगर हम आए तो आइसोलेशन को दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, एक पार्ट हो गया इसका, होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एलोपैट्रिक आइसोलेशन। और दूसरा जो है हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव या फिर सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। तो पहला का तो मतलब क्लियर है कि धरती के टुकड़े हो जाएं और किसी भी कारण से, या फिर जंगल हो जाए, रेगिस्तान हो जाए, तो वह इस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को लीड करता है। वी ऑल नो इट। पहला एलोपैट्रिक आइसोलेशन। एलोपैट्रिक आइसोलेशन का एकमात्र जो कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, लैंड स्लाइड्स, ये सभी इसके कॉजिंग फैक्टर हैं। कॉजिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि दो एरिया जो है वो कंप्लीटली अलग हो जाता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ऐसे कंप्लीट अलग होता है, इधर का एनिमल या प्लांट, इधर का एनिमल या प्लांट आगे कभी एक दूसरे के साथ मेट नहीं कर रहे। तो अब ये एरिया और ये एरिया देखिए कैसे अंतर हो गया कि अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे जो इवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहा है, इसमें म्यूटेशन हो रहा है, फिर इसमें जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। हाँ, इस तरह की जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, इस तरह की जो घटनाएं है ना, ये घटनाएं इधर भी हो रहा है। ये हम अगर 1 2 3 लिखें यहाँ पर 1 2 3, तो ये 1 2 3 यहाँ पर भी हो रहा है 1 2 3। लेकिन अंतर क्या हो रहा है कि ये पहले यदि एक जगह रहते थे तो म्यूटेशन तब भी होता था, जीन रिकॉम्बिनेशन तब भी होता था, नेचुरल सिलेक्शन तब भी रूल करता था। लेकिन पहले क्या थी, आपस में इंटरब्रीड करते थे। ये म्यूटेशन के चेंजेस, रिकॉम्बिनेशन के चेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन के चेंजेस, ये पूरे सोसाइटी में फैलता था। लेकिन अब जब आइसोलेशन हो गया तो क्लियर कट मुद्दा बन गया कि भाई अब जो है ये काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया और ये बैरियर इन दोनों को आपस में मिलने नहीं दे रहा। तो धीरे धीरे ये जो सोसाइटी है, ये एक अलग सोसाइटी बन जाएगा और यह एक अलग सोसाइटी बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ये दोनों नए नए स्पीसीज को जन्म देने के काबिल हो जाएंगे। सेकेंड जो है वो है सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा डिटेल्ड रूप में पढ़ा जाता है। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, वी ऑल नो इट। प्रजनन के द्वारा या प्रजनन के पहले या बाद में जो एक आइसोलेटरी मैकेनिज्म है, उसको ये डील करता है। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ये थोड़ा डिटेल्ड है, ये पढ़ना है इसका पूरा मैकेनिज्म। एक होता है प्री मेटिंग, कहने का मतलब है कि मेटिंग से पहले, और एक होता है पोस्ट मेटिंग।
जब मेटिंग हो जाए मेल और फीमेल का, उसके उपरांत क्या होता है। अब प्री मीटिंग में कई इसके टाइप्स बांटे गए इसके। जैसे पहला बांटा गया सीजनल आइसोलेशन। सबसे पहला इसका है सीजनल आइसोलेशन, ठीक है, प्री मीटिंग एंड इसमें। दूसरा जो सीजनल आइसोलेशन के बाद पॉइंट आता है वो हो जाता है क्या, तो वो हो जाता है कि सीजन के अंदर में भी हम लोग और भी टाइप्स इसके बांटेंगे, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन सीजनल आइसोलेशन में हम लोग को अपने हैबिटेट का आइसोलेशन हो गया, एथोलॉजिकल हो गया, ऑटोलिटरी हो गया, सभी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरा हो गया मैकेनिकल आइसोलेशन, ठीक है, मैकेनिकल भी ठीक है। फिर हो गया फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। उसके उपरांत हो जाता है साइटोलॉजिकल आइसोलेशन। तो ये यहां आ जाता है प्री मीटिंग में, जिसमें कि सीजनल आइसोलेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। पोस्ट मीटिंग की बात करें तो यहां तो अब तो फर्टिलाइजेशन की बात हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहला जो काम है कि गैमिट मोटिलिटी, गैमिट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु। फिर है जाइगोट मोर्टेलिटी, जाइगोट की मृत्यु हो जाए। फिर है जाइगोट इनवायबिलिटी, इनवायबल मतलब वो मतलब एक दूसरे के लिए फिट नहीं होना। और लास्ट यदि सब सक्सेसफुल हो जाए तो हाइब्रिड स्टर्लिटी। आइए अब इसको एक एक क्रम करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट, वो है सीजनल। ये आसान टॉपिक है, लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, सॉल्व भी करते हैं। सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया कि मेटिंग सीजन सीजन वेरिएशन। देखिए हम एग्जाम्पल से ही आते हैं। बूफो सब जानते हैं, एम्फीबिया है। बूफो का दो स्पीसीज है, एक है बूफो अमेरिकानस और दूसरा स्पीसीज है इसका बूफो फॉलेरी। बूफो अमेरिकानस, बूफो फॉलेरी, ये दो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये आपस में कभी भी मेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं मेट कर पाते? क्योंकि इनका जो मेच्योरिटी ऑफ जो रिप्रोडक्शनल एप्टीट्यूड है वो अलग अलग समय पर। जैसे ये अर्ली रेन मतलब मई में ही ये रिप्रोडक्शन के लिए इनका बिहेवियर तैयार हो जाता है, मतलब ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और जो फ्लावर जो फॉलेरी है वो लेट रेन मतलब कि जुलाई अगस्त में ये होता है। अब सोचो यदि अमेरिकानस मई में ही अपना रिप्रोडक्शन खत्म कर लेता है तो जुलाई में इस अमेरिकानस को इस फॉलेरी से कोई मतलब नहीं है, और मई में इस फॉलेरी को अमेरिकानस से कोई मतलब नहीं। ये यूएसए में स्टडी किया हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीजनल जो है एग्जाम्पल ये माना जाता है। अब सीजनल तो हो गया, दूसरा जो है अब वो हो जाता है हैबिटेट आइसोलेशन। हैबिटेट आइसोलेशन जो है उसमें क्या है कि हैबिटेट में हम लोग सबसे देखते हैं कि जगह जगह बदलना, जगह अलग, ठीक है ना। इस हैबिटेट आइसोलेशन का एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, हम सब जानते हैं कि रिवराइन फिश जो होते हैं, रिवराइन रिवराइन फिश जो होते हैं फीमेल, ये अलग अलग इलाके में स्पॉनिंग करती है, हैज डिफरेंट स्पॉनिंग ग्राउंड।
अब जो डिफरेंट स्पॉनिंग ग्राउंड होता है, स्पॉनिंग हम सब जानते हैं कि एक प्रकार का में प्रोसेस है जिसके लिए ये अपने आप को तैयार कर। तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे सर? अब देखिए, ये जो पैटर्न है बर्ड में, वीवर बर्ड्स में ये पैटर्न देखा जाता है जिसमें मेल फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं अपने विंग के स्पेसिफिक पैटर्न से। बहुत मिलता जुलता है, एक जनरा डिफरेंट स्पेसीज, लेकिन ये मेल इसी फीमेल द्वारा पहचानी जाएगी और ये भी मेल अपने फीमेल द्वारा पहचानी जाएगी। ऑडिटरी स्टिमुलस की बात करें, मेल फ्रॉग और टोड में, कुकूज में, फिर हम लोग इसमें भी देखते हैं नाइटिंगल्स में, ठीक है, फिर मैना में, MAYNA, मैना। इन सब में क्या होता है कि आवाज से ये अपने फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। कोयल जब कुकू करेंगी तो कोयल की ही मेल आएंगी, फीमेल आएंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि कौवा का फीमेल वहां पर, नेवर। उसके लिए वो आवाज कोई मतलब नहीं। हम ही कोयल की आवाज सुनते हैं, हम उसके आवाज की मीठापन से अट्रैक्ट होते हैं, कोई जो मेटिंग बिहेवियर जो है वो डेवलप नहीं करता है। तो इस तरह से ऑडिटरी स्टिमुलस जो है वो भी स्पेसीज स्पेसिफिक। मेंढक टर करेगा तो मेंढकी ही आएंगी, कोई दूसरा नहीं आएगा, और उसी स्पीसीज के आएंगे। ऐसा भी नहीं कि कोई स्पीसीज भी उसमें बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसी का जो तीसरा कैटेगरी है बिहेवियरल में, वो है केमिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलाई। और केमिकल स्टिमुलाई में तो हम जानते हैं कि कई प्रकार के फेरोमोन्स। अच्छा चलो यहां से शुरू कर देते हैं हम लोग। मस्क डियर, कस्तूरी मृग, रामायण में इसकी चर्चा है। अपने मस्क से ये एक दूसरे को पहचानते और मेटिंग करते। मस्थिंग, मस्थिंग के बारे में जानते हैं हम एलिफेंट में। कई मील से ये मस्थिंग को स्मेल करके मेल जो है वो फीमेल की तरफ आते हैं, ठीक है। फेरोमोन्स कौन नहीं जानता है। फेरोमोन्स अभी चलो ऐसे कर दे तो बटरफ्लाइज कर, लेपिडोप्टेरा कर देते बटरफ्लाइज, लेकिन सभी में लेपिडोप्टेरा एंड अदर इंसेक्ट्स। तो फेरोमोन्स बहुत ब्रॉड पढ़ा जाता है सेक्ट्स में। ये सभी केमिकल स्टिमुलस है। और फेरोमोन्स का तो मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसी खूबसूरती कारण यूज किया जाता है कि फीमेल जो है उनको अलग कर दिया जाता है, मेल को अलग कर दिया जाता है खेत के एरिया से, ताकि खेत बचा रहे। अब ये सभी तो जो थे बिहेवियरल थे और सभी इसके अंदर में थे। अब आ रहा है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन बनावट का है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि मेल और फीमेल का जो जेनेटिलिया है वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस फेल करता है, को फॉलो करता है। मेल एंड फीमेल जेनेटिलिया फॉलो लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक की हाइपोथेसिस। हम सब इसका मतलब समझते हैं कि अपना ताला अपनी चाबी। उसी तरह से क्या है कि स्पेसीज वाइज हर एक स्पेसीज के फीमेल और मेल का जो जेनेटिलिया होता है वो अपना ताला अपना चाबी है। कोई दूसरा स्पेसीज या दूसरा मतलब जेनरा या दूसरा फाइलम का एनिमल उसको नहीं कर सकता है ब्रीड। क्यों? क्योंकि सबका जेनेटिलिया अलग अलग शेप एंड साइज का होता है। इसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन का एग्जाम्पल जो है कुछ ड्रोसोफिला में देखा था। ड्रोसोफिला के स्पेसीज में लोगों ने कोशिश किया कि ड्रोसोफिला का एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज के साथ ब्रीड करे, देखा कि जेनेटिलियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये हो गया मैकेनिकल आइसोलेशन। फिर टर्म आता है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन साफ साफ कहता है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन से कहते हैं। इसके बाद जो है वो है साइटोलॉजिकल आइसोलेशन, सेल के लेवल पर आइसोलेशन। सेल के लेवल पर जब आइसोलेशन की बात होती है इसमें डिफरेंस इन क्रोमोसोमल नंबर,
डिफरेंस इन क्रोमोसोमल नंबर। क्रोमोसोमल नंबर में अगर डिफरेंस हो तो वो सेल आपस में ब्रीड नहीं कर पाते। इसका एग्जांपल भी देखा था, जैसे कि राना, मतलब ये फ्रॉग है, राना क्लैमिंटांस एंड राना कैटस बियाना। राना क्लैमिटांस एंड राना कैटस बियाना इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इनके क्रोमोसोमल नंबर में भी डिफरेंसेस सेल स्तर पर देखा जाता है और ये मिल नहीं पाते हैं आपस में। ये सभी जो है ना, ये प्री मेटिंग आइसोलेशंस कहलाते हैं। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन की जब बात करते हैं, छोटा टॉपिक है ये, जैसे गैमेट मोर्टेलिटी। गैमेट मोर्टेलिटी, अब क्या है कि स्पेसीज स्पेसिफिक है, स्पेसीज स्पेसिफिक सिग्नल्स बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। हर एक स्पेसीज का स्पर्म और ओवम के बीच में जो सिग्नल से बातचीत होती है बहुत स्पेसिफिक है। जैसे एग्जांपल, बाइंडिंग प्रोटीन हो गया ऑफ sperm of sea urchin is species specific। समझ गए? मतलब सोचिए, सी अर्चिन का जितना भी स्पेसीज है सबका बाइंडिंग अलग अलग है, और सबका बाइंडिंग अलग अलग है। एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज के साथ कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और वैसे में क्या होगा, अगर उस एरिया में स्पर्म रहा तो स्पर्म मरेगा, वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर मान लो फर्टिलाइज हो गया तो टर्म आया जाइगोट मोटिलिटी। फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हो गया तो क्या वो आगे सरवाइव करेगा? ठीक है ना, तो बोलते कि नहीं, zygote fails to survive because of post fertilization metabolic failure। अरे साहब, इतने जगह पर छेका जा रहा है ना, वहां से भी निकल नहीं सकते। ठीक है, निकलेंगे। मान लीजिए कि ये भी सर्वाइवल हो गया, दोनों काम हो गया, तो आ गया जाइगोट इनवायबिलिटी। अगर जाइगोट भी सर्वाइव कर गया, जाइगोट सर्वाइव्ड, तो फिर आगे क्या देखता है? प्रीमेच्योर डेथ। मतलब वो जीव आगे कुछ स्टेज तक बढ़ेगा और फिर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और तीसरा है कि नहीं, अगर ये भी हो गया, ये एनिमल भी बन गया, तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी का एग्जांपल है क्या? ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो जो हाइब्रिड बना वो स्टेराइल हो गया। जैसे म्यूल, खच्चर कहते हैं इसको, बहुत ताकतवर होता है। ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का एक ब्रीड है। अब दोनों अलग अलग स्पीसीज, लेकिन ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होकर डेवलप कर जाते हैं म्यूल। और ये म्यूल क्या होता है? स्टेराइल होता है। ये म्यूल चाहे तो अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उसी प्रकार हिनी भी है, बहुत एग्जाम्पल है इसके। एक हिनी भी है, हिनी में जस्ट उल्टा हो जाता है, मेल हॉर्स हो, फीमेल डोंकी हो। तो अगर ये कंडीशन हो उसमें हिनी होता है। हिनी भी क्या है? स्टेराइल है। लेकिन ये मजबूत बहुत होते हैं, तो इनका लालन पालन पहाड़ी एरिया में किया जाता है, और पहाड़ी एरिया में ये
मतलब लोगों को या सामान को ऊपर से नीचे ले जाते हैं। तो ये जो है ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहलाता है। प्रकृति में बहुत जरूरी है कि आइसोलेशन हो, क्योंकि आइसोलेशन से जो है बड़े फायदे हैं। पहला तो है कि अनवांटेड स्पीसीज नहीं बनता है। हम जानते हैं जो भी एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स हैं उसे प्रकृति ने चुना है। अब जैसे म्यूल है, तो म्यूल को तो प्रकृति ने चुना, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया, उसको ये नहीं किया कि बाबू तुम अब आगे बढ़ो। बोला कि तुमको चुन लिए हैं, तुम जो है इससे आगे नहीं बढ़ सकते, बस यहीं पर तुम्हारा फुल स्टॉप है, तुम अपना वंश नहीं बढ़ा सकते। बट ऐसा हो सकता है इवोल्यूशन में कि कभी ऐसा मौका आए कि नेचर इसी को सेलेक्ट कर ले और म्यूल को बोले तुम भी अब जनसंख्या बढ़ाओ। तो पहला है। दूसरा क्या है? जीन पूल आइसोलेशन। हर एक जीव का अपना स्पीसीज का अपना जीन। दूसरा, प्रिवेंट्स क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन को ये रोकता है। तो पता चला कि एक स्पीसीज में एक का बच्चा के पास 46 ठो क्रोमोसोम है, दूसरे का बच्चा के पास 50 ठो क्रोमोसोम है, तीसरे के पास 90 ठो क्रोमोसोम है। तो वो सब चीज को रोका जाता है एनिमल्स में। प्लांट्स में तो हम सब जानते हैं कि इसका यूज जो है वो खूब धान, चावल, गेहूं उपजाने होता है। तो प्लांट आइसोलेशन का बहुत सिद्धांत नहीं मानता है, क्योंकि प्लांट के पास उतना डाइवर्सिफिकेशन, उतना वेरिएशंस नहीं जितना कि एनिमल कैटेगरी में होता है। एनिमल के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा अप्लाइड है, प्लांट्स के लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम अप्लाइड रहता है। ये है आइसोलेशन का मैकेनिज्म।